आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं अध्याय 8 का। अध्याय 8 जिसका नाम है गति, और इसको इंग्लिश में कहते हैं मोशन। ठीक है। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ क्वेश्चंस का आंसर सोचिए, जैसे कि दिन रात क्यों होते हैं, मौसम क्यों बदलता है, हमारे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कैसे निकल जाता है। तो अगर आप इसका आंसर ढूंढेंगे तो आपको पता चलेगा कि पृथ्वी जो है अपनी अक्ष पे घूम रही है, इसलिए दिन रात हो रहे हैं। पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगा रही है, इसलिए मौसम बदल रहे हैं। और हमारे पूरे शरीर में ब्लड फ्लो होता रहता है, मतलब खून प्रवाहित होता रहता है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है बड़े आसानी से। इसका मतलब है कि सब कुछ, पूरे ब्रह्मांड में कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि स्थिर है, सब कुछ गति कर रहा है। और गति के कारण बहुत कुछ होता है। हम लोग साइंस में यही तो पढ़ते हैं ना कि प्रकृति में होने वाली घटनाओं का अध्ययन आप लोगों ने पहले क्लास में पढ़ा था। तो पता चला कि जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, जैसे दिन रात हो रहा है, मौसम बदल रहे हैं, हमारे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रहा है, सबका कारण क्या है? गति है। इसका मतलब है कि हमको गति के बारे में अध्ययन करना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है। तो अब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली हेडिंग है गति। गति क्या होती है? मोशन। ओके। किसी वस्तु द्वारा किसी वस्तु द्वारा स्थान परिवर्तन, स्थान थोड़ा सा चेंज करते हैं, किसी वस्तु द्वारा समय के साथ स्थान परिवर्तन की घटना गति कहलाती है। गति कहलाती है। ठीक है। यहाँ पे लिखा गया है समय के साथ। इसका क्या मतलब है? समय के साथ का मतलब है कि समय बदलने पर स्थान बदल रहा है। क्योंकि हम अगर अपने घर से कॉलेज जाते हैं तो कुछ तो समय लगता है ना। यानी कि हम लोग घर से चलते हैं 8:45 तो 9 बजे पहुँचते हैं कॉलेज में, यानी कि 15 मिनट का समय लग गया। इसी को कह रहे हैं कि समय बदलेगा तभी स्थान बदल सकता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप घर से कॉलेज पहुँच जाएं बिना समय बदले, है ना। ठीक है। तथा वह वस्तु गतिमान कहलाती है। मतलब ये कि अगर कोई वस्तु स्थान बदल रही है तो क्या है? गतिमान है। ठीक। यदि वस्तु की स्थिति में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है तो वह वस्तु विरामावस्था में कही जाती है। ठीक है। अगला है गति के प्रकार। टाइप्स ऑफ मोशन। गति निम्नलिखित 3 प्रकार की होती है। 3
प्रकार की होती है। नंबर 1, सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति, अथवा इसको एक और नाम देते हैं स्थानांतरीय गति। स्थानांतरीय गति, इंग्लिश में इसको कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन। दूसरा है घूर्णन गति। घूर्णन गति, ये क्या होता है? इसको इंग्लिश में कहते हैं रोटेशनल मोशन। घूर्णन गति क्या होता है? मतलब घूमना खाली, जैसे कि पृथ्वी अपने अक्ष पे घूर्णन कर रही है, इसीलिए दिन रात हो रहे हैं। तीसरा क्या है? दोलनी गति। दोलनी गति, ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन, ये क्या होता है? कभी आप लोगों ने घड़ी, पेंडुलम वाली घड़ी देखी है? उसमें ऐसे ऐसे हिल रहा होता है पेंडुलम, उसको कहते हैं, उसकी गति को कहते हैं दोलनी गति। बाद में इसको हम लोग पढ़ेंगे। कक्षा 9 में आपको केवल एक ही पढ़ना है, सरल रेखीय गति, क्योंकि इससे ज़्यादा आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना? तो हम लोग सरल रेखीय गति पढ़ेंगे। तो ये सरल रेखीय गति क्या होती है? यदि कोई वस्तु एक सरल रेखीय पथ पर गति करे तो उसकी गति सरल रेखीय गति कहलाती है। सरल रेखीय गति कहलाती है। जैसे रेलगाड़ी की गति एक रेखा में गति करती है, मोटरसाइकिल की गति, लेकिन उसका पहिया कैसा गति करता है? वो घूर्णन गति करता है। उसके बारे में नहीं पढ़ना है हमको, पहिए के बारे में नहीं पढ़ना है, मोटरसाइकिल के बारे में पढ़ना है कि मोटरसाइकिल जा कहाँ रही है। तो वो तो केवल रास्ते पे जाती है, और रास्ता तो सीधा ही होता है, मतलब घूम करके जाता है, लेकिन वो होता सरल रेखीय ही है, उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। इत्यादि। ओके। तो सरल रेखीय गति में सरल रेखीय पथ कैसा हो सकता है? सरल रेखीय पथ ऐसा भी हो सकता है, सरल रेखीय पथ ऐसा भी हो सकता है, हमको यहाँ से यहाँ जाना है तो ऐसा भी हो सकता है। सरल रेखीय पथ ऐसा भी हो सकता है, यहाँ से यहाँ जाना है तो हम यहाँ से जाएं, फिर ऐसे जाएं, ऐसे 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 करते हुए जाएं, सब एक ही है। ठीक है? ये सब सरल रेखीय गति है, क्योंकि कोई भी अगर गाड़ी चलेगी तो इसी रास्ते के अनुसार जाएगी ना, कि अपनी मर्जी से जाएगी नहीं। और जब हम गाड़ी में बैठे रहेंगे तो हमको रास्ता सीधा ही दिखाई देता है। ओके, चलिए ठीक है। अगली हेडिंग है दूरी। इसको इंग्लिश में कहते हैं डिस्टेंस। ओके। किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की
रास्ता और पथ एक ही है, थोड़ा सा अच्छा लगता है पथ पढ़ने में, है ना। किए गए पथ की कुल लंबाई दूरी कहलाती है, दूरी कहलाती है। इस पे अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। ये हो गया। अगली हेडिंग है विस्थापन। ये दोनों वर्ड हम लोग यूज़ करेंगे, इसीलिए पढ़ रहे हैं, बार बार ये वर्ड आएंगे, आपको जानना पड़ेगा, तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या हो रहा है। विस्थापन, इसको इंग्लिश में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक, किसी वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को वस्तु का विस्थापन कहते हैं। विस्थापन कहते हैं। दूरी क्या है? प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच में चले गए पथ की लंबाई है। जैसे ये एक दो स्थान है, एक स्थान यहाँ पे है, एक स्थान यहाँ पे है, तो इसके बीच कितनी दूरी चलनी पड़ रही है? यहाँ से ऐसे ऐसे चलना पड़ रहा है, तो इस पथ की कुल लंबाई को दूरी कह रहे हैं। लेकिन यहाँ पे विस्थापन कहा गया है कि प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी। तो न्यूनतम दूरी क्या होगी? एक सीधी रेखा यहाँ से सीधे यहाँ तक खींच दिया जाए तो इस रेखा की लंबाई को हम लोग कहेंगे विस्थापन। दूरी क्या है? ये है। और आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये लंबाई जोड़ेंगे तो इस लंबाई से तो पक्का ज़्यादा होने वाली है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि दूरी और विस्थापन में अंतर क्या है। ओके, दूरी एवं विस्थापन में अंतर। डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो एक सारणी बना लीजिए। एक तरफ लिख लीजिए दूरी, डिस्टेंस, और दूसरी तरफ लिख लीजिए विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। ठीक, ऐसे करके सारणी बना लीजिए। इसके पहले एक बात यहाँ पे ऐड कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि पथ की कुल लंबाई नापनी है दोनों स्थिति में। ठीक है, तो इसका मात्रक क्या होगा? दूरी तथा विस्थापन दोनों के मात्रक मीटर है। ठीक है, दोनों की लंबाई है, क्योंकि रास्ते की लंबाई ही तो है। तो लंबाई को नापने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? मीटर का इस्तेमाल करते हैं, है ना। और बहुत बड़ी लंबाई हो तो किलोमीटर, हेक्टोमीटर, कल आप लोग पढ़े हैं लिस्ट में। ओके, तब हम लोग लिखते हैं कि दोनों में अंतर क्या है।
सबसे पहला अंतर तो आप लोगों ने देख ही लिया कि पथ की कुल लंबाई है दूरी, और ये विस्थापन क्या है, न्यूनतम दूरी है। तो सबसे पहला यही लिखेंगे हम लोग, तय किए गए पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। ये हो गया। इसमें पहला नंबर, तय किए गए पथ की न्यूनतम लंबाई को विस्थापन कहते हैं। ये हो गया। दूसरा नंबर, यह एक अदिश राशि है। अदिश और सदिश के बारे में अब आप लोग जानते हैं। अदिश राशि है मतलब इसमें केवल नंबर रहेगा, उसको जोड़ देना है, ठीक। इसमें क्या है, यह एक सदिश राशि है। इसमें दिशा भी देखनी पड़ती है, जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो पता चल जाएगा। यह एक सदिश राशि, ये हो गया। नंबर तीसरा, जब यह एक अदिश राशि है, ठीक है, तो और ये केवल पथ की लंबाई है, और पथ की लंबाई अगर कोई गतिमान वस्तु है तो उसके लिए हमेशा धनात्मक ही होगी, ठीक है। कभी जीरो नहीं हो सकती, कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती अगर वस्तु गतिमान है तो। लेकिन विस्थापन जीरो भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है, क्योंकि ये सदिश राशि है। यही खासियत होती है अदिश राशि और सदिश राशि की, कि जैसा परिमाण है शुरुआत में वैसा ही रहेगा आखिरी में भी, क्योंकि वो धनात्मक ही होती है, हमेशा धनात्मक ही रहेगी। ये कुछ भी हो सकता है, सदिश है। तो यह सदा धनात्मक होती है। इसमें लिखिए नंबर 3, यह धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य भी हो सकती है, ठीक। तो यही 3 अंतर हैं, और आप लोग इसको लिख लीजिएगा और इसको याद रखिएगा, ओके। अगली हेडिंग है गति की दर। रेट ऑफ मोशन। तो ये क्या होता है, इसको कैसे समझेंगे। जैसे कि आप लोग कभी दुकान पे जाते हैं, तो आप लोग टॉफ़ी ख़रीदते हैं, तो कभी पूछा है दुकान वाले से कि क्या रेट है, तो क्या बताता है, 1 रुपये का। तो 1 रुपये का क्या, इसका क्या मतलब हुआ, 1 रुपये में 1 देगा, है ना। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि उस टॉफ़ी का रेट है 1 रुपया प्रति टॉफ़ी है। इसी तरह से गति की दर होती है। गति की दर क्या है, गति का मतलब है कि कोई दूरी तय कर रहा है या पथ की कोई लंबाई तय कर रहा है। तो अगर हम पूछेंगे कि गति की दर क्या है, गति की दर का मतलब है कितना दूर गया 1 सेकंड में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पूछेंगे कि गति की दर क्या है, तो कोई भी बताएगा कि 20 मीटर प्रति सेकंड है। जैसे कि आप लोग देखिए, कभी मोटरसाइकिल में एक मीटर लगा रहता है स्पीड नापने वाला, तो वो घंटा में नापता है कि कितना किलोमीटर घंटा
जाएगा, है ना। कितना किलोमीटर 1 घंटा में जाएगा वो गति नापता है वो मोटरसाइकिल का मीटर। तो उसमें 10, 20, 30 करके लिखा रहता है। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और सुई अगर 40 पे है, इसका मतलब जिस दर से आप आगे बढ़ रहे हैं, जिस गति की दर से आगे बढ़ रहे हैं, उसके हिसाब से आप 40 किलोमीटर जाएंगे 1 घंटा में। ठीक है। तो हमको उम्मीद है कि आपको दर का मतलब समझ में आ गया होगा। तो इस दर को दो तरीके से नापते हैं। एक होता है अदिश राशि, दूसरा होता है सदिश राशि। तो सबसे पहले अदिश राशि वाला देखते हैं। अदिश राशि वाले को कहते हैं चाल, इसको कहते हैं स्पीड, है ना। ये क्या होता है? किसी वस्तु द्वारा, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में, एकांक समय में, एकांक का मतलब है इकाई, इकाई का मतलब है एक, समय का मतलब होता है सेकंड, मतलब 1 सेकंड में। अगर समय घंटा में नापें तो एकांक समय का मतलब हो जाएगा 1 घंटा। ठीक है। तो एकांक समय में तय की गई, तय की गई दूरी को, ध्यान रखिएगा दूरी है यहाँ पे, विस्थापन रहेगा तो कुछ दूसरा हो जाएगा। एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, चाल कहते हैं। यदि कोई वस्तु, यदि कोई वस्तु t समय में s दूरी तय करती है, तय करती है, तो उसकी चाल, उसकी चाल, उसकी चाल v बराबर s बटा t हो जाएगा। अब देखिए दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर, और समय का मात्रक होता है सेकंड। तो चाल का मात्रक क्या हो गया? इसको पढ़ते हैं मीटर बटा सेकंड या फिर मीटर प्रति सेकंड। मतलब प्रति सेकंड का मतलब हुआ कि 1 सेकंड में कितना मीटर गया, वही प्रति सेकंड हो गया, है ना। जैसे आपसे कहा जाए कि 10 रुपये में, 10 रुपया में 5 टॉफ़ी मिल रही है। ठीक है। तो एक टॉफ़ी का दाम कितना होगा? तो अगर एक टॉफ़ी का दाम निकालना है तो आप कहेंगे कि 10/5 बराबर 2 रुपया की एक टॉफ़ी है ना। तो इसी तरह से अगर आपको कहा जाए कि 10 सेकंड में, ऐसे करते हैं, 100 मीटर जाने में, 100 मीटर जाने में 10 सेकंड लगते हैं, 10 सेकंड लगते हैं, तो 1 सेकंड में कितना दूर जाएगा? 100 मीटर जाने में 10 सेकंड लगाए तो 1 सेकंड जाने में आप कहेंगे कि 100/10 बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड, है ना। इस मीटर को हम लोग छोटा m से भी दर्शाते हैं और सेकंड को छोटा s से दर्शाते हैं, है ना। तो मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तो ये क्या हुआ? टॉफ़ी की दर हो गई। ये क्या हुआ? गति की दर हो गई, और इसको हम लोग कहते हैं चाल। ठीक। तो चाल निकालने आ गया कि 1 सेकंड में कितना दूर गया, उसी को कहते हैं हम लोग चाल। ओके। दूसरा और इसके आगे, यह एक अदिश राशि है, अदिश राशि है। चलिए यहाँ तक हो गया। दूसरा वाला गति की दर नापने के लिए हम लोग, एक हो गया चाल, दूसरा है वेग, दूसरे को कहते हैं वेग, और ये एक सदिश राशि है, इंग्लिश में कहते हैं इसको वेलोसिटी, है ना। ठीक है। ये क्या होता है? किसी वस्तु द्वारा, किसी
वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। वेग कहते हैं। यदि कोई वस्तु t समय में किसी वस्तु, यदि ऐसे करते हैं, किसी वस्तु का t समय में विस्थापन d हो तो उसका वेग, इसको भी हम लोग v से ही दर्शाते हैं। ठीक, तो इसका वेग v बराबर d बटा t, और इसका भी मात्रक क्या होगा? विस्थापन का मात्रक, क्योंकि ये दूरी ही है तो दूरी का मात्रक तो लंबाई होता है, अरे सॉरी मीटर होता है, तो ये विस्थापन का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड। ओके, तथा यह एक सदिश राशि है। हो गया? चलिए, अब हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु 5 सेकंड में 50 मीटर की दूरी तय करती है तो उसकी चाल क्या होगी? ठीक है, तो अब इसका आंसर निकालते हैं। अभी आप लोगों ने पढ़ा कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। ये s क्या है? दूरी, याद रखिएगा। ये t क्या है? समय। ठीक है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी को s से दिखाते हैं, समय को t से दिखाते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या दिया है? में 50 मीटर की दूरी तय करती है। 5 सेकंड में 50 मीटर की दूरी, 5 सेकंड में 50 मीटर की दूरी तय करती है। ठीक, तो हम लोग लिखेंगे कि दिया है, सबसे पहला काम यही करिए, तभी आसानी से लगेगा। दिया है t बराबर 5 सेकंड, है ना, और क्या दिया है? s बराबर 50 मीटर है। अब चूंकि v बराबर होता है s बटा t, तो s का मान दिया है 50 मीटर बटा के t का मान दिया है 5 सेकेंड। तो ये क्या हो गया? 5 दहा 50, ये हो गया 10 मीटर प्रति सेकंड। ये निकल गया चाल। तो क्या आंसर आया कि चाल हो गया 10 मीटर प्रति सेकंड। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है? यदि
कोई वस्तु 8 सेकंड में 100 मीटर तथा उसके अगले 4 सेकंड में 20 मीटर की दूरी तय करती है तो उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए, है ना। तो इसमें पूछा है केवल कुल दूरी ज्ञात कीजिए, इसमें चाल पूछा ही नहीं है, तो इतना तामझाम करना जरूरी नहीं है। हमको क्या करना है, देखना है कि कुल कितना दूर गया है। तो क्या किया है, ये पहले 100 मीटर गया है, फिर बाद में कितना गया है, 20 मीटर गया है, और हमको समय से कोई मतलब नहीं है ना। क्यों? क्योंकि केवल यहाँ पे कुल दूरी ज्ञात करना है। तो आंसर क्या होगा, आंसर कुल दूरी बराबर 100 मीटर प्लस 20 मीटर, कितना हो जाएगा, 120 मीटर। यही होगा आंसर, है ना। क्योंकि हमको और कुछ नहीं ज्ञात करना है, हमको केवल ज्ञात करना है कि कितनी दूर गया है, बस। अगली हेडिंग है औसत चाल, एवरेज स्पीड। ये क्या होता है, किसी वस्तु द्वारा तय किए गए कुल दूरी तथा कुल दूरी को मैं लिख देता हूँ, कुल दूरी को कुछ नहीं लिखता हूँ, ऐसे ही रहेगा। कुल दूरी तथा तय करने में लगे कुल समय के अनुपात को क्या कहते हैं, औसत चाल कहते हैं। औसत चाल कहते हैं, है ना। तो इसका मतलब औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय, हो गया। इसको याद रखिएगा। जैसे कि अब हम लोग ऊपर वाले क्वेश्चन में चलते हैं कि इसी क्वेश्चन में पूछा है कुल दूरी ज्ञात कीजिए, तो पूछता कि औसत चाल ज्ञात करिए, तब आपको समय भी लिखना पड़ेगा। तो हम इसी क्वेश्चन को आप लोग फिर से लिख लीजिएगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा जोड़ लीजिएगा। क्या जोड़ना है, ऊपर दिए गए क्वेश्चन में, ऊपर दिए गए सवाल में औसत चाल ज्ञात कीजिए, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा,
आंसर। अब हम लोग लिखेंगे कि दिया है, क्या दिया है, कुल दूरी बराबर, देखिए पहले कितना गया था 100 मीटर, पहले 100 मीटर गया था, बाद में कितना गया था 20 मीटर, तो कुल दूरी कितनी हो गई थी 100 मीटर प्लस 20 मीटर बराबर 120 मीटर, तथा कुल समय बराबर, अब देखिए पहले समय लगा था 8 सेकेंड, बाद में कितना समय लगा है 4 सेकेंड, तो कुल समय कितना हो गया 8 सेकेंड प्लस 4 सेकेंड बराबर हो गया 12 सेकेंड हो गया। अतः औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय, कितना हो गया 120 मीटर बटा 12 सेकेंड बराबर 12 दहा में 120, तो ये हो गया 10, ये मीटर बचा है प्रति सेकेंड, तो औसत चाल कितनी निकल गई, औसत चाल निकल गई 10 मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में वो 10 मीटर की दूरी तय कर रहा है, इसीलिए 12 सेकेंड में वो 120 मीटर दूर जा चुका है ना। तो उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा। अब अगले क्लास में हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे, तब तक इसको अच्छे से दोहरा लीजिएगा, और किताब मैं आप लोगों को भेज दूंगा, किताब का चैप्टर, तो आप लोगों को किताब अगर नहीं है आपके पास तो उसमें से देख सकते हैं, व्हाट्सएप पे आपके किताब रहेगा, है ना। ठीक है।